और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल का प्रोग्राम कामरान के मेहमान। और मेरे वालिद साहब राना मोहम्मद इसहाक कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे। मेहनत मजदूरी करते, अखबार बेचते, कारखानों में काम करते, अपनी तालीम मुकम्मल की। मुझे रिसेंटली PTV से मरियम औरंगज़ेब ने निकाला है। जो वज़रा गलत हैं उन्हें फांसी लगा दे, चौक में खड़ा करके फांसी लगा दे। ये मुल्क अमीरों का है, ये मुल्क ताकतवरों का है। एंकर भी एक सहाफ़ी हो सकता है। वो ये कर रहा हूँ कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये एक्टर्स हैं। बल्ले बल्ले शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज का रोल मॉडल टिकटॉकर है, आज का रोल मॉडल। और दुआ जोरा वाला जो केस है वो क्यों हुआ कि आज हमारा बच्चा जो है वो एक भटकी हुई रूह है और उसको जो बदरू अच्छी शक्ल में मिलती है उसके साथ लोगों को उल्टा लटका के ना चौकों में छितर मारे जाए, तब जाके मुआशरा बच सकता है। नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान नसीम बटालवी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल का प्रोग्राम कामरान के मेहमान। आज के मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी, TV एंकर और माहिर इब्लागियात और मौजूदा रोज़नामा पाकिस्तान के सीनियर एडिटर जनाब इसार राना साहब। आइए और उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए। आपकी मेहरबानी, आपने याद किया। मैं देखें इब्तिदाई ज़िंदगी जो थी मेरी वो बड़ी टफ़ थी और मेरे वालिद साहब राना मोहम्मद इसहाक कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे और फिर हम माइग्रेट इंडिया से करके कराची आए। कराची से हम लाहौर आ गए और यहाँ वो मेरे वालिद साहब ने अपना काम शुरू किया। तो मैंने 13 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा और 13 साल की उम्र में मैंने पुराने मैगज़ीन फिल्मी उससे बेचने से अपना आगाज़ किया और फिर मैं एक अर्सा बसों में अखबार बेचता रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा। मेहनत मजदूरी करते, अखबार बेचते, कारखानों में काम करते, अपनी तालीम मुकम्मल की और तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर आपके सामने है इस टाइम में जो भी हूँ। अच्छा सर, ये तो बड़ा मुख्तसर से आपने तारुफ़ करवाया, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि न्यूज़ हाकर से TV एंकर तक का जो सफ़र है उसके अंदर पेश आने वाली मुश्किलात और चैलेंजेस देखें, क्या क्या बात ये थे? कि जब मैं बसों में अखबार बेचता था ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे रीडर की जो नफ्सियात है ना वो समझ आई। क्योंकि जब वो अखबार में बेचता था तो मैं वो आवाज़ लगाता था अखबार की, उस सुर्खी की जो अवामी होती थी और जिसको सुन के वो कहता था मुझे अखबार दो। तो जब मैं न्यूज़ एडिटर बना तो मेरी चूँकि तरबियत ऐसी हो गई थी तो मैं ख़बरें में मेरी जो ग्रूमिंग हुई वो ख़बरें में हुई। ख़बरें का आगाज़ था, ज़िया शाहिद साहब जो थे वो उन्होंने अखबार निकाला था, तो वहाँ पे फिर जो मैंने सुर्खियाँ निकाली वो वही थी जो मुझे तरबियत मिली हुई थी। ठीक है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़बरें हिट हुआ, उसमें मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उस अखबार की लेआउट, उस अखबार की सुर्खियाँ, वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता था। एंड आई वाज क्वाइट यंग, लेकिन ये कि बस वो अल्लाह ने मुझे एक वो दे दिया था बस। उसके बाद फिर चल बेशुमार अखबारात निकाले। आपने कौन कौन से अखबारात में जो है वो काम किया और तजर्बा हासिल किया? साहब, मैंने फिर पाकिस्तान अखबार से आगाज़ किया था 1990 में और वहाँ ट्रेनी सब एडिटर था, लेकिन उसकी लॉन्चिंग टीम का हिस्सा था। फिर ख़बरें चला गया, ख़बरें की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा था। उसके बाद फिर बेशुमार अखबारात, बेशुमार चैनल्स मैं दुनिया TV जो है उसका मैं एग्जेक्टिव एडिटर था। इनकलाब अखबार मैंने निकाला, तकमील पाकिस्तान अखबार मैंने निकाला। उसके बाद दिन अखबार का मैं ग्रुप एडिटर था, दिन TV का भी ग्रुप एडिटर था। स्टार एशिया चैनल लॉन्च किया, वैल्यू TV लॉन्च किया, चैनल 5 लॉन्च किया और आज़ाद अखबार लॉन्च किया, चटान का आगाज़ किया। तो ये फिर एक लंबी तवील दास्तान है। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे अखबारात क्रेडिट्स में हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने लॉन्च किए। अच्छा सर, आपने बहुत से अखबारात और TV चैनल्स लॉन्च किए, लेकिन अभी तक आपने अपना अदारा क्यों नहीं बनाया? देखें, बात यह है कि मैंने रोज़नामा तेज़ रफ्तार अपना अखबार निकाला था। जी जी। तो वो चूँकि मुझ में एक बॉस नहीं है और मैं एक सेठ नहीं हूँ तो मैं जुल्म भी नहीं कर सकता, तो वो फिर अखबार बंद हो गया। लेकिन अब मैं इसार राना के नाम से, इसार राना ऑफिशियल के नाम से मेरा YouTube चैनल है, फेसबुक पेज है मेरा,
तो उसके ऊपर मैं जो है अपने जो व्लॉग्स हैं और वो सारी चीज़ें वो शेयर करता हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ मैं। बाकी ये कि शायद हमारी किस्मत में नहीं है, हमारी किस्मत में लोगों को ही अमीर करना और लोगों को ही सेठ बनाना और सरमायादार बनाना रह गया। अच्छा सर, आप प्रिंट मीडिया से सोशल मीडिया की तरफ गए हैं, जबकि आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम करते रहे हैं, तो आपको जो है वो प्रिंट मीडिया की निस्बत जो है वो सोशल मीडिया में काम करने का जो है वो ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की वर्थ ज़्यादा है और प्रिंट मीडिया की वर्थ जो है वो दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है? नहीं, प्रिंट मीडिया की अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप ये देखें, जो एज़ रेफरेंस आप कहीं पे भी यूज़ करते हैं, वो छपी हुई ख़बर को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। जी जी। टीवी में तो आया और गुजर गया। जी जी। लेकिन जो जदीद तकाज़े हैं उसमें अब डिजिटल मीडिया बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसकी रीच बहुत बढ़ गई है और हर आदमी के हाथ में ये मीडिया मौजूद है। तो अखबार ने बनना है, छपना है, फिर लोगों तक जाना है। मैं तो अभी व्लॉग करूँगा, अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पास पहुँच जाएगा और वो आगे से उसे शेयर भी कर देंगे। ठीक है। सोशल मीडिया की रीच बहुत बढ़ गई है और चूँकि इसका बराह रास्त लोगों से ताल्लुक़ बन जाता है और ये बराह रास्त लोगों के बेडरूम में भी, वॉशरूम में भी, हर जगह मोबाइल मौजूद है और हर जगह उनकी एक्सेस है। तो डिजिटल मीडिया इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया है, लेकिन अखबार की अहमियत को आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। कभी भी, क्योंकि जो छपी हुई चीज़ की अहमियत और कदर है वो किसी और चीज़ की नहीं हो सकती। लेकिन उससे जो रिलेटेड जो कई दहाइयों से जिनका रोज़गार वाबस्ता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका रोज़गार कहीं वो नहीं होगा मुतासिर। वो लोग देखें, पहले जब अखबार बनता था तो कातिब थे, जब वो कंप्यूटर पे आया तो वही कातिब कंप्यूटर पे चले गए। अच्छा, पहले जब अखबार बनता था तो उसमें पेज मेकिंग जो थी वो मैनुअल थी, वही लोग जो मैनुअली पेज मेकिंग करते थे वो कंप्यूटर के ऊपर पेज मेकिंग पे चले गए। वो सब एडिटर जो हाथ से ख़बर बनाते थे वही सब एडिटर कंप्यूटर पे ख़बरें बनाने लगे। स्किल डेवलपमेंट है ये, लेकिन ये कि इससे बेरोज़गारी बढ़ी नहीं बल्कि बढ़ी है, क्योंकि जो मीडियम बढ़ेगा, जो सोशल मीडिया बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है, इंस्टा आ गया, यूट्यूब आ गया, वेबसाइट्स आ गई, फेसबुक आ गया, तो इन सब चीज़ों के आने से जो आएगा वैसे वैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इन तमाम जो है ग्राउंड रियलिटी के बावजूद भी आप चाहेंगे कि आपकी औलाद या आपके बच्चे मीडिया में जाएं? देखें, बात यह है कि मीडिया है दो किस्म का। एक मीडिया है नज़रियाती, एक मीडिया है कमाने वाला। मैं अनफॉर्चुनेटली एक कमाने वाला सहाफ़ी नहीं बन सका, और आल्दो मैंने कितने चैनल लॉन्च किए, कितने अखबार लॉन्च किए, लेकिन मैं अभी भी स्ट्रगलिंग फेज़ में ही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आज का जो मीडिया में अगर आपने कामयाब होना है बतौर सहाफ़ी, आप एजेंसियों के पेरोल पे हों, आप सियासी जमातों के पेरोल पे हों, ठीक है, आप अंडरवर्ल्ड माफिया के पेरोल पे हों, आपके साथ कोई ना कोई जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, जब आपके साथ कोई जुड़ेगा तो फिर आप कंप्रोमाइज़ भी करेंगे उसके मुफादात के लिए। लेकिन आप कमाएंगे भी बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब बिल्डर्स आ गए हैं बहुत बड़ी तादाद में मीडिया में, वो अपने जितने आप मीडिया देखेंगे ना इस टाइम, या एजुकेशन माफिया के हाथ में है या बिल्डर्स माफिया के हाथ में। बिल्डर्स क्या सर, इंडस्ट्रियलिस्ट जो ना वो तो ऑलरेडी पहले ही मौजूद था। अच्छा, अब ये लोग नहीं थे, ये भी आ गए। इंडस्ट्रियलिस्ट में आप देखें, मीर शकील रहमान साहब थे, ठीक है, या 92 वाले हैं। अदरवाइज़ मियाँ आमिर साहब एजुकेशनिस्ट हैं, न्यू टीवी अखबार एजुकेशनिस्ट हैं, दिन एजुकेशन, वटेवर आप जिसका भी नाम लेंगे उसके पीछे एक एजुकेशन का इदारा मौजूद होगा। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में जो इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ही लेंगे, वो कोई नज़रियात की प्रचार नहीं करेंगे या वो नज़रियात के लिए कोई नहीं निकाल रहे, वो तो मुफादात के लिए निकाल रहे हैं। तो मुफादात में जब आपकी कोई चीज़ निकालेंगे
तो फिर उसमें आप वही देंगे जिससे आपको फ़ायदा हो। कहते हैं कि सहाफ़त जो है ना वो गैर जानबदारी का नाम है। तो इसार राना जैसा सहाफ़ी कैसे ये कह सकता है एक सियासी लीडर के लिए कि उसके लिए मेरी 100 नौकरियां भी कुर्बान? क्या सहाफ़त को जो है वो सियासी होना चाहिए या सहाफ़ी को एक पार्टी होना चाहिए? देखिए, पहले जो ये आपने सवाल किया इसका एक बैकग्राउंडर है। आपको वो बैकग्राउंडर आपने नहीं किया, मैं बताता हूँ कि मुझे रिसेंटली पीटीवी से मरियम औरंगज़ेब ने निकाला है, ठीक है। मैं वहाँ पे एक प्रोग्राम करता था एज होस्ट, और वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट कोई सियासी अपॉइंटमेंट नहीं थी। वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट जो रूल्स के मुताबिक हुई, जो उनका प्रोसीजर था, इश्तहार आया, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मेरा सीवी मांगा, इंटरव्यूज़ हुए मेरे, उसके बाद मैं वहाँ पे एज होस्ट मैंने ज्वाइनिंग दी। मरियम साहिबा जब आई तो हमें डायरेक्शन ये दी गई कि आपने शहबाज शरीफ साहब की हर बात को तारीफ़ करनी है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हर बयान की तायद करनी है। तो मैंने कहा कि अगर लोग पेट्रोल से, महंगाई से परेशान है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि पेट्रोल नेमत है पाकिस्तान के लिए महंगाई, या अगर कोई भूखा मर रहा है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये भूखा नहीं मर रहा बल्कि ये पाकिस्तान के लिए नहूसत ख़त्म कर रहा है भूखा मर के। मैं तो वो बात कहूँगा जो फैक्चुअल बात है, ठीक है। सो मैंने जब उन्हें ये कहा कि भाई मैंने तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैं तो वो बात कहूँगा जो सच है, तो मुझे उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। अब वो जो जुमला मेरा है कि जी इमरान खान पे 100 कुर्बान है, तो वो इमरान पे नहीं है, इमरान के आइडियोलॉजी के ऊपर है, जो गैरत के ऊपर मबनी है, ठीक है, जो हमारे बतौर कौम हमारी एक इज़्ज़त और कौम के लिए जो एक सर उठा के जीने की ख्वाहिश होती है, उस फ़लसफ़े के ऊपर है, और मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। मैं एक भिखारी कौम का रुकन नहीं बनना चाहता, मैं एक ऐसे वज़ीर आज़म का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो भिखारी है और फ़ख्र से कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ, और फ़ख्र से जाके लोगों से कहता है कि मुझे अल्लाह के नाम पे पैसे दो। मैं तो एक ऐसा लीडर, एक ऐसा रहनुमा चाहता हूँ जो गैरत से जीना हमें सिखाए, और गैरत से जीने में अगर भूख आ जाए, नंग आ जाए, तो क्या हो गया यार, ज़िंदगी में आ जाती हैं चीज़ें मुश्किलात के बाद। ही अल्लाह ताला कहता है इन्नमल उसरे युसरा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हमें बतौर कौम ये फ़ैसला करना है कि हमने कब तक भिखारियों की तरह हाथ फैला के लोगों से पैसे मांगने, ठीक है, और बेशर्मों की तरह खुद हम खरबोपति हैं और लोगों से जाके कह रहे हैं कि हमारी कौम भूखी मर रही है, हमें पैसे दे दो। अगर कोई हमें ये कह दे कि अगर कौम भूखी मर रही है तो तुमने जो अरबों खरबों रुपए कमाए हुए, तुम क्यों नहीं देते कौम को? आप दुनिया को जाके कहते हैं जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, कारोबार करें आके, और दुनिया जो कहेगा तुमने जो इंग्लैंड में की हुई है, तुमने जो दुबई में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तुमने जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो किस लिए की हुई है? क्या जवाब है हमारे पास? एक ऐसा वज़ीर आज़म या एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान की दौलत कमा के बाहर भेज रहा हो, वो लीडर कैसे हो सकता है? सो मेरा फ़लसफ़ा ये है कि इमरान एक गैरत की निशानी है। इमरान एक बतौर कौम, वो जो हमें अल्लामा इकबाल ने हमें खुदी का नज़रिया सिखाया था, इमरान उस खुदी के नज़रिए का स्टैम्प सिंबल है, वो इस्तारा है। तो मैं तो उसके फ़लसफ़े पे खड़ा हूँ उसके साथ। हाँ, जहाँ वो गलती करेगा, जहाँ वो गलत करेगा, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँगा। अच्छा सर, जब आप पीटीवी में थे तो इमरान हुकूमत के अंदर बहुत से करप्ट जो है ना वो वज़रा भी थे, बहुत से स्कैंडल्स भी सामने आए और उनके जाने के बाद भी आए। तो क्या इसके बावजूद इतने बेशुमार स्कैंडल्स जो है ना आए हैं और वो हकीकत पर मबनी हैं, उसके बावजूद आप उनकी आइडियालॉजी को जो ना वो पसंद करते हैं? हकीकत पे मबनी तब होंगे जब उन्हें सज़ा होगी या अदालत से इसका फ़ैसला होगा। परसेप्शन पे नहीं साफ़ी रहता। परसेप्शन पे मैं ये कह दूं कि जी बटालवी साहब, आपने जो ये पहना हुआ है ये तो मुझे लगता है कि आपने चोरी की है, ठीक है, परसेप्शंस पे नहीं। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में खाने को नहीं है और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैंने मैकडोनल्ड की सबसे बड़ी डील हाथ में पकड़ रखी हो, तो आप सोचेंगे कि तेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो तू ये इतना महंगा बर्गर कहाँ से खा रहा है? और रही उसके वुज़रा की करप्शन की बात, तो जो वुज़रा करप्ट हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जो वुज़रा गलत हैं उन्हें फांसी लगा दें, चौक में खड़ा करके फांसी लगा दें। मैं तो नहीं उनको डिफेंड करता, मैं तो नहीं कह रहा कि वो ठीक हैं, लेकिन बात यह है कि अगर
पूरी काबीना ही अदालतों को मतलूब है। अदालत कह रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुलजिम कहाँ है, वो कहते हैं जी वो हल्फ चुकन गया वज़ीर आज़म था। यार कोई मजाक है। आप रिश्ता नहीं देते किसी को अगर एक पर्चा किसी पे दर्ज हुआ हो, आप सरकारी नौकरी नहीं देते किसी को अगर उस पर एक पर्चा हो। और एक बंदा जिसके ऊपर 12 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है और वो कहते हैं जी ये वज़ीर आज़म है। लेकिन एक चीज़ है सर कि 3.5 साल एक हुक्मरान ने हुकूमत की, सब चीज़ें उसके इख्तियार में थी, उसके बावजूद भी वो मनी लॉन्डर्स को, स्मगलर्स को और करप्ट माफिया को जो है वो शिकस्त फाश क्यों नहीं दे सका, और क्यों जो वो अपने ही दौरे हुकूमत में एक बेबस और हाथ कटा हुआ जनाब वज़ीर आज़म नज़र आया। देखें, बात यह है कि सज़ाएं देनी अदालतों ने। शहबाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी जज साहब ने कहा कि मुझसे ये पढ़ी नहीं जा रही, ये क्या लिखा है, लिहाजा आज नहीं जुर्म होगी। मैं चोरी करूं तो क्या जज मुझे ये प्रिविलेज देगा? जज मुझे इतवार वाले दिन अदालत खोल के ज़मानत देगा? जज इतवार की रात को 12 बजे बैठ के आपकी सिक्योरिटी देगा? ये मुल्क अमीरों का है, ये मुल्क ताकतवरों का है।